अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान। नाज़िया को सब जानते हैं, हँसती मुस्कुराती प्यारी सी नाज़िया आज हमारे साथ है और आज हम नाज़िया से बहुत कुछ पूछने वाले हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया, क्या जा पाएंगे। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने मुझे हंसती मुस्कुराती कहा है ना, मुसलमान जो हैं भारत के वो आपको बड़ी गालियां परोसने वाले हैं। नहीं नहीं, आपको हंसने मुस्कुराता वही रहना चाहिए। हम आज बात करेंगे। एक तो कहीं पर आपके यहाँ बताया गया है कि जो शॉपकीपर्स हैं उनको नाम लिखने के लिए कहा गया है, लोग कह रहे हैं कि नाम नहीं होने चाहिए और उसकी क्या रीजन है वो भी हम आपसे पूछेंगे। और उसके साथ ही नाजिया ममता बनर्जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में जो इशू चल रहा है स्टूडेंट्स का लेकर, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भारत आ सकता है, क्या वो ये ऑफर दे सकती हैं एज अ चीफ मिनिस्टर? आई थिंक शी इज अ चीफ मिनिस्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या वो ये ऑफर कर सकती हैं? क्या भारत रख सकता है इतने लोग अगर आ जाए? कौन सा सवाल पहले आप सुनना पसंद करेंगी? जो कौन सवाल सा पहले जवाब? था, नाम का इशू बना हुआ है। अच्छा, इस बार सारे बैरिकेड्स को तोड़ करके भारत में 4 करोड़ से ज्यादा कावड़ियों ने भाग लिया है। और आज एकादशी मतलब सावन के महीने का पहला दिन है, फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से पाकिस्तान के भी तमाम हिंदुओं को सावन के पहले महीने का और पहले दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो रिचुअल है, उनका जो उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो बहुत अच्छे से हो। अब आती है बात कि नाम लिखने में दिक्कत कहां पर है। मैं आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक तरीके से भी बताऊंगी, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि नाम बोलने में या नाम लिखने में दिक्कत कहां पर है। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा हुआ है आरजू काजमी, आपने मेरा नाम भी लिखा हुआ है नाजिया इलाही खान। जब ये शो स्टार्ट हुआ तो आपने कहा मैं आरजू काजमी और हमारे साथ जुड़ी है नाजिया इलाही खान। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कि आपने कहा मैं पाकिस्तान और नाजिया हिंदुस्तान, ऐसा तो नहीं बोला ना। हमने अपना अपना नाम, आपने मेरा नाम इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपना नाम इंट्रोडक्शन दिया, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि 2006 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अंडर लीडरशिप में, अंडर डिक्टेटरशिप में जब उत्तर प्रदेश चल रहा था, उनके पॉलिटिकल बैनर और उनके पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर जब चल रहा था, तब भी ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। इवन 2011 में भी ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो ओनर का नाम, ट्रेड लाइसेंस, शॉप का नाम और अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दीवार पर जरूर लगाएं। ठीक है। अब बात आती है कि जब 2006 में समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा था, नोटिफिकेशन इशू किया था, फिर 2011 में भी हुआ, तो खुजली और तकलीफ आज क्यों हो रही है भैया? मतलब समाजवादी पार्टी करे तो रासलीला, योगी जी करे तो कैरेक्टर डीला, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आती है बात के जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार से, वो बहुत सारे धर्मों का मान्यता और मजहब का मान्यता रखते हुए हुआ है। क्योंकि हमारे पास कई ऐसी हजारों लाखों वीडियो, मैंने खुद भी ट्वीट किया है, ऐसी लाखों वीडियोज हैं जिसमें रोटी थूक कर बना रहा है मुसलमान, आटा थूक करके उसको गूंद रहा है मुसलमान, उसके बाद फिर गुलाब जामुन के पूरे मतलब उसमें कंटेनर में सुसु कर दे रहा है। अभी कल की एक घटना है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, एक गाय को रोटी खिलाने के लिए बुलाया है, उसके पास 4-5 रोटियां रखा है और उसमें मूतना स्टार्ट कर दिया है मौलाना साहब, गाड़ी टोपी पहन करके, और गाय को खिला करके कह रहा है देखो हिंदू को हमने हर्ट किया, देखो इस्लाम जिंदाबाद। तो क्या नॉनसेंस है। अब बात आती है कि ऐसी हजारों लाखों वीडियोस आने के बाद कोई भी व्यक्ति को एक डर्टी फीलिंग, एक घिन वाली फीलिंग आ ही जाएगी। और ये कर सिर्फ मुसलमान रहे हैं, 2-4 ऐसे वीडियोस मैंने ट्वीट किए हैं आरजू जी, कि आप अगर देखिएगा तो आपको घिन आने लगेगा कि सारी सब्जियों को पहले चाट रहा है और उसके बाद फिर उसको सजा रहा है ठेले पर। सेब को, एप्पल को पहले चाट रहा है और उसके बाद फिर उसको ठेले पर सजा रहा है। आप मेरे ट्वीट पर आप देख लीजिए, बहुत ये इस दूर तरह के चले। मुसलमान हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आती। ये हमारे यहाँ मुगलिस्तानी मुसलमान है ना, हमारे यहाँ इस्लामिक मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ औरंगजेब के ठरकजेब की फौज है। अब इसमें क्या कहा है, इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब उछल गए
क्योंकि उनको तो पता है कि जितना ज्यादा हम मुसलमान करेंगे उतना ज्यादा उनको एक भड़की हुई राजनीति करने का मौका मिलेगा और टीवी चैनल्स पर टीआरपी मिलता रहेगा। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन उन्होंने कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें अनटचेबिलिटी की बात कही गई है। तो अनटचेबिलिटी का वायलेशन या आर्टिकल 17 का वायलेशन तब होता है आरजू जी, जब एक समुदाय के लिए ये नोटिस आता कि मुसलमान तुम लोग सब अपना नाम लगाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो सबके लिए आया है। अब बात आती है कि आर्टिकल 19 का ये गाना गा रहे हैं, पर उसी संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हैं, कॉमन सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए फुदकने लगते हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। भाई अगर मुसलमान सर तन से जुदा का नारा भारत में लगाता है, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, तो कहता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कावड़ियों को अगर लग रहा है कि उनकी धार्मिक जो उनका पूरा महीना है सावन का, जिसमें वो प्याज लहसुन भी खाना छोड़ देते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीजों से वो साइड हो जाते हैं और बहुत सेलेक्टेड चीजें वो खा पाते हैं और निहार मुंह घर से निकलते हैं वो गंगा जल को लेकर के, तो ऐसे में अगर उन्होंने इन चीजों के बारे में कहा है कि मुसलमान की जो रेडियां होती हैं, जो होटल्स होते हैं, वो ऐसी चीजें थूक थाक वाली और मूतने वाला काम करते हैं और हमारा जो रिचुअल है वो खराब हो जाएगा। अब आती है बात कि यही मुसलमान अच्छे से आर्टिकल 51A(G) का वायलेशन करते हैं। मुहर्रम में घोड़ों को भी पीटा जाता है हमारे भारत में, और पीट करके खून से लहू लुहान कर दिया जाता है, तब इनको आर्टिकल 51A(G) नहीं नजर आता है। अब आती है बात कि हम अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट देखते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट्स में भी ये साफ लिखा हुआ है कि खरीदने वाला व्यक्ति ये हकदार है जानने का कि मालिक कौन है, कुक कौन है, हम कैसा प्रोडक्ट खा रहे हैं, इसमें मैदा कितना है, इसमें सूजी कितना है, इसको हाइजीन करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो भी बायर होता है उसका अपना एक अधिकार होता है जानने का। अब आता है कि हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार के वक्त में FSSAI एक लाइसेंस इंडियन लॉ के हिसाब से बना था, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसने बनाया था? 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और जो यूनियन मिनिस्टर जो फॉर्मर है उन्होंने बनाया था, और कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि वेंडर हो या प्रोप्राइटर हो या कोई रेडी वाला हो या रिक्शे वाला हो या ठेले वाला हो या ढाबा वाला हो, उसको करना क्या है, अपना ट्रेड लाइसेंस वॉल पे लगाना है और अपना जो नाम का तुम बोर्ड लगाते हो उसमें ओनर बाय लिखना है। तो ये तो भाई कानून बोल रहा है, आपको कोई ऐसे ही एवे उठ करके नहीं बोल रहा है। अब आती है बात कि भाई आप नीलम ढाबा रख क्यों रहे हो, आप शिव ढाबा मुसलमान होकर के रख क्यों रहे हो, आप महाकाल ढाबा रख क्यों रहे हो, आप गौतम ढाबा रख क्यों रहे हो, आपके कुक मुसलमान, आपके एम्प्लॉय मुसलमान, आपके वेटर्स मुसलमान, आप ओनर मुसलमान, फिर आपका ढाबा शिव ढाबा कैसे हो सकता है, आपका ढाबा महाकाल ढाबा कैसे हो सकता है, आपका ढाबा दुर्गा ढाबा कैसे हो सकता है। ऊपर से आरजू जी ये तक किया है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्ट्रैटेजिकली अपने ढाबा में देवी देवताओं की फोटो भी रखा हुआ है। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी क्रिएट की जा रही है और उनके धर्म को भ्रष्ट करने का, उनके धर्म को हर्ट करने का एक प्लान सेट किया गया है। अब आती है बात आरजू जी कि ये अभी चिल्ला रहे, अरे नाम बताने के लिए बोल रहे हो, नाम बताने के लिए बोल रहे हो, ये तो तुम बहुत संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, ये तो तुम किसी मुस्लिम समुदाय को तुम टारगेट कर रहे हो। मान लेते हैं कि कोई महमूद सुअर का शॉप कोई खोल दे, तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा। कोई अब्दुल्ला सुअर मीट शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा का। कोई मोहम्मद सुअर मीट शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा का। कोई मक्का लिकर शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा का। तो आप जिस तरह से आपका इस्लाम या आपका मजहब आपके लिए बहुत सेंटिमेंटली बहुत क्लोज है, बहुत प्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूबल है, तो उसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उनका फेस्टिवल बहुत प्रिय है, उनके भगवान बहुत प्रिय है, उनका धर्म उनके लिए बहुत प्रिय है।
आप कोई अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी है कि आप नाम बदल करके आप हिंदू धर्म के लोगों को आप हर्ट करेंगे थूका हुआ और मुता हुआ खाना खिला करके? बिल्कुल, खैर ये नहीं होना चाहिए, बड़ा अफ़सोस है मुझे ये सुनकर के इस तरह से हो रहा है, जबकि सालों से साथ रहते हैं, तो मेरे ख़्याल है एक-दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक-दूसरे की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आई होप कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर काम करेगी और इसको रोकेगी। लेकिन अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो आपको लगता है कि अगर बांग्लादेश से लोग आना शुरू हो जाएँ, वैसे काफ़ी तो आए भी हैं, तो क्या पॉसिबल है कि उन्हें रखा जा सके जो उन्होंने ऑफ़र दिया? इसके लिए ममता बनर्जी साहिबा की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा आरजू जी। डेफिनेटली हम विपक्षी दल में हैं पश्चिम बंगाल में, तो हम उनको उनकी टिप्पणियों को, उनके स्टेटमेंट्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी सेट करती है। जिस तरह से वो हमेशा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल का उन्होंने विरोध किया, और उनके मंत्री जावेद अहमद खान ने तो 1 साल धरना प्रदर्शन फिक्स कर दिया था पाक सर्कस मैदान में, और ऐसा फिक्स किया था कि करोड़ों रुपए उन्होंने लुटा दिए। ये पैसे कहाँ से आए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ईडी को, सीबीआई को जानने और समझने की जरूरत है कि 1 साल अगर आप लाखों लोगों को ले करके बैठ करके आप धरना कर रहे हो, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च जो होता है वो आ कहां से रहा है एक मामूली से विधायक के पास। अब आती है बात कि ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 ममता बनर्जी साहिबा को ये बात पता चल गई कि भैया ये जो मोदी जी हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, और ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन कई लोगों को नागरिकता मिल भी गई। अब ममता बनर्जी साहिबा को लग रहा है कि भैया अब तो एनआरसी भी हो जाएगा। अब एनआरसी अगर होता है तो बंगाल में 28% ऑन रिकॉर्ड जो मुसलमान हैं वो तो बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उनको पता है कि वो अपने बाप दादा नाना सबका सब सारे डिटेल्स दे देंगे। लेकिन मोर देन 18% जो घुसपैठिया मुसलमान हैं उनके वांदे लगने वाले हैं, वो आंखों में अब आने वाले हैं। तो ये जो एक वेरिफिकेशन एनआरसी के लिए स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए 21 जुलाई के शहीद दिवस से ममता बनर्जी साहिबा ने कल बारिश में भीगते भीगते लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते करते उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई बांग्लादेश में जो लोग दिक्कत में है वो यहाँ आ जाइए। अब इन्होंने सिर्फ एंटी नेशनल स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अनुमति किससे ली बांग्लादेशियों को इनवाइट करने से पहले? उन्होंने किससे कहां पर उन्होंने अपने ग्रीवियांस लेटर भेजे हैं? क्या शेख हसीना को यह बात पता है कि ममता बनर्जी साहिबा ऐसा ऐलान कर करके किसी दूसरे कंट्री के लोगों को अपने यहाँ लालच दे करके बुला रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरी मिल जाएगी। फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं और मेयर हैं, जिनके नाक के नीचे अवैध निर्माण होते हैं, जिनकी बेटियां दारू शराब में डूबी रहती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, वो भी कहा है कि अगर कोई भूख मर रहा है तो हम तो रोटी चावल छत देंगे। भाई तुम कैसे दे सकते हो? तुम एक देश में रह करके दूसरे देश के लोगों को तुम कैसे बुला सकते हो? तुम कोई भारत के प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम एक मामूली से विधायक हो, एक एमएलए हो, एक मेयर हो, दैट्स इट। वो भी एक स्टेट की रीजनल पार्टी के, तुम कोई नेशनल पार्टी के भी लोग नहीं हो। अब आती है बात कि अभी कुछ दिन पहले, मात्र एक हफ्ते पहले सद्दाम सरदार बोल करके एक आदमी जो साउथ 24 परगना में रहता है, उसका घर के अंदर बेडरूम के अंदर बेड, और बेड के नीचे एक सुरंग मिला। जो सुरंग जब पुलिस की टीम ने पता किया तो वो सुरंग सीधा बांग्लादेश जाता है, सीधा स्ट्रेट। तो क्या हो रहा है ना कि ममता बनर्जी साहिबा का और उनके मुसलमान नेता मंत्रियों का हिजाब खुल रहा है आरजू जी। क्योंकि पहले ममता बनर्जी क्या बोलती थी, घुसपैठिया मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि बॉर्डर पे तो तुम्हारा बीएसएफ रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तुम्हारे सीआईएसएफ होते हैं, वो लोग पैसा लेकर के भेज रहा है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को एंटर करवा रहा है। अब जब सद्दाम सरदार के घर से बांग्लादेश का सुरंग निकल गया, तो अब ममता बनर्जी के पास नहीं बचा कि वो एलिगेशन लगा सके सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस पर, या आर्मीज पर, या बीएसएफ पर, या सीआईएसएफ पर। अब चीजें जो है वो क्लियर हो गई, और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ऐसे कई सुरंग हैं जो पश्चिम बंगाल में
बनाए गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बोल दिया है कि भैया आ जाओ। अब आती है बात कि मेरे 3 पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में है। जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई भी जाएगा अपने कैमरा को और बूम को लेकर के, तो वहां पर मजदूर पाड़ा और खाल पाड़ा में अगर देखेगा तो 99% वहां पर घुसपैठिया बसे हुए हैं। मेरा एक पिटीशन डायमंड हार्बर के ऊपर भी है जो कलकत्ता हाई कोर्ट में है, जिसमें मैंने साफ लफ्जों में लिखा है कि भैया डायमंड हार्बर में बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर रेप करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, मर्डर करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, छिनताई करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, मोलेस्ट करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, तो डकैती करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल लोगों को और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाने के लिए ये जो आदान प्रदान का सिलसिला जो ममता बनर्जी साहिबा ने खोल करके रखा हुआ है और घुसपैठियों को बसाने का जो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी सेट किया है, वो बेसिकली पश्चिम बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी सेट कर चुकी है। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी, मतलब ममता बनर्जी जी जिस पार्टी की सुप्रीमो भी है और एक राज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है, उनका 28% मुसलमानों का वोट जो है वो फिक्स है यहाँ पर, एकदम फिक्स है, क्योंकि वो मुसलमानों को बलात्कार करने की अनुमति देती हैं, वो मुसलमानों को मोलेस्ट करने की अनुमति देती हैं, वो मुसलमानों को हर तरीके की अश्लीलता करने की का वो सही से एक स्पेस देती हैं कि हाँ कुर्ते पर यू कैन डू दिस। क्योंकि नासिर खान ने जब रेप किया था सूजन जॉर्डन का, दोनों मुसलमान भाई ने मिलकर के, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था कि सजीवी घटना है, सजीवी घटना है। तो इसलिए जो मुसलमान है पश्चिम बंगाल के, वो अपनी अश्लीलता का नंगा नाच करते रहने के लिए ममता बनर्जी को वोट करते हैं। पर जो 18% जो हिडन घुसपैठिया मुसलमान वोट है, और उसके अलावा अगर 10-12% और आ जाता है ममता बनर्जी के कल के इन्विटेशन पर, तो आप सोचो कि 52 या 55% वोट ममता बनर्जी का पॉकेट मनी हो जाएगा। मगर क्या वो जॉब दे सकेंगी जो वो कह रही हैं कि जॉब देना हो लोगों को? जाहिर है 10 चीजें होती हैं, हेल्थ सेक्टर में भी चाहिए होता है, एजुकेशन भी चाहिए होती है, क्या वो ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकेंगी अगर जो वो इनविटेशन दे रही हो लोग आ जाए? कितना है उनके पास? हमारा देश 79% जो है वो एडुकेटेड है, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी में मेरे ख्याल से 1 लाख फैमिली होगी, मोर देन 1 लाख जो एडुकेटेड है। अदरवाइज आप जितने में मुस्लिम पाड़ा, मोहल्ला, गली कूचा, मतलब झोपड़ी आप एंटर कीजिएगा तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ जानवरों की तरह बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं और बिस्तर पर 4 बीवियां रखनी है और गाहे बगाए चोरी उचक्का का वाला काम करना है। इलीगल डेवलपर बनता है मुसलमान लड़का लौंडा लोग, और लड़कियां घुमाता है, ओयो रूम लेकर के जाता है, रेप करता है, मोलेस्ट करता है, गालियां देता है, यही काम है। और पश्चिम बंगाल के मुसलमान लड़के मोस्ट प्रोबेबली या तो बलात्कारी होते हैं और या तो इलीगल डेवलपर होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, जिसको मेरे ऊपर केस करना है कर दो, मेरे पास प्रूफ है, आंकड़ा है मेरे पास। पश्चिम बंगाल में मुसलमान लौंडे मोस्ट प्रोबेबली या तो बलात्कारी होते हैं या तो इलीगल डेवलपर होते हैं। बहरहाल ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा जिस तरह के केसेस आप बता रही हैं इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए, और क्योंकि इससे जो है पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाता है, पूरी कम्युनिटी जो है वो खराब बदनाम होती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके रिस्पॉन्सिबल यकीनन जैसे ममता बनर्जी हैं या दूसरे जो लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को इस तरह के कामों से रोकें, इनको समझाएं और सही रास्ता दिखाएं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ममता बनर्जी जो बुला रही है उस पर कितने लोग आते हैं और कितने लोगों को वो संभाल पाती है। क्या नहीं आरती जी, हम पूरी प्रक्रिया बनाकर बैठे हैं। एनआरसी के द्वारा हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ममता बनर्जी चिल्ला रही है, चिल्लाने दे, हमारा काम हम करेंगे, जरूर संवैधानिक तरीके से करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच नाजिया, क्या जा पाई। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता।